फाइनली वो आ गया है कि मैं पेपर वन की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये जो क्लासेज होंगी ये प्रॉपर होंगी और चैप्टर वाइज होंगी। हर यूनिट को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। यूनिट वन के चैप्टर वन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आप देख सकते हैं मेरे बारे में यहाँ पे, क्योंकि मैं यूडीसी नेट पढ़ा रहा हूँ, तो यूडीसी नेट के संदर्भ में आप इस विशेष पॉइंट को देख सकते हैं। बाकी ये मेरी क्वालिफिकेशन है। सो दैट मैंने लगभग 4 बार यूजीसी नेट क्लियर किया है और फर्स्ट टाइम मेरा जेआरएफ भी हुआ है। और अन्य जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया है। पेपर वन के लिए मैंने लखनऊ में भी पढ़ाया है। सो दैट मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिले। इस वजह से पेपर वन को मैंने इसके सिलेबस की अगर हम बात करें पेपर वन की, तो 10 यूनिट है पूरे के पूरे इसमें, जो कि मैंने डिस्कस किया था लास्ट में। मेरी लास्ट वीडियो सिलेबस डिस्कशन की आप हो सकता है आप लोगों ने देखी हो। अगर नहीं देखी है तो वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। ओके। और इस वीडियो में मैं चैप्टर वन को डिस्कस करूंगा, यूनिट वन के। ठीक है। तो चैप्टर वन क्या है? यूनिट वन है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं, इसमें जो पहला चैप्टर है वो है टीचिंग। ओके। और टीचिंग यानी कि शिक्षा। इसमें हम शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, स्मृति एवं समझ, विशेषताएं और मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। सो दैट हमें इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, ताकि एग्जाम में हमारे पास जब भी प्रश्न आए तो गलत ना हो। ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी को भी समझेंगे, शिक्षण के स्तर को समझेंगे, स्मृति, समझ एवं इसके जो 3 स्तर होते हैं उन पे बात करेंगे, और मूलभूत आवश्यकताओं पे बात करेंगे। ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोग जियो इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो भी दोस्त, उन तक की वीडियो पहुंचाइए। ओके। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि पहला चैप्टर हमारा है टीचिंग। ये सिलेबस है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। ओके। चैप्टर वन, मतलब इस यूनिट के अंतर्गत भी बहुत सारे चैप्टर हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर है टीचिंग, दूसरा है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, शिक्षार्थी की विशेषताएं, जिसमें किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं, शैक्षणिक, सामाजिक एवं भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बात करेंगे। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है आप देख सकते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। ठीक है। तो इस पे बात करेंगे, जितने भी कारक होते हैं सभी डोमेन्स पे अच्छे से बात करेंगे, सब पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद अगला चैप्टर है उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण की विधियाँ। ठीक है। मौक और स्वयं प्रभा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित विधियों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो अगला चैप्टर होगा वो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में पारंपरिक और आधुनिक आईसीटी आधारित शिक्षा की जो विधियां हैं उस पर बात करेंगे। फिर इवैल्यूएशन सिस्टम पे बात करेंगे, एलिमेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस। तो इन सब पे बात करेंगे। तो कुल मिला के ये लगभग 7 चैप्टर हैं इस यूनिट के अंतर्गत, जिसमें चैप्टर वन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। शिक्षण हिंदी में देखें, अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, स्मृति, समझ एवं परिवर्तनीय प्रतिबंधित विशेषताएं और मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है। मूलभूत मतलब बेसिक आवश्यकताएं। ठीक है। तो इन पे बात करेंगे चैप्टर वन पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। और अंत में इसके आगे की स्ट्रेटजी हम शेयर करेंगे। तो एजुकेशन और टीचिंग। एजुकेशन क्या है? शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति, जो छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो निरंतर पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ज्ञान, कौशल, मौल्य, नैतिकता और दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें वो अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो ये सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। जो एग्जाम में यूजीसी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं।
तो इस प्रकार हमें शिक्षा शिक्षा के बारे में समझ अगर हमारी विकसित रहेगी तो हमें पता रहेगा कि शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है, केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। ये प्रक्रिया अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत अनुभवों से होती है, जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत विकास करने के लिए और समालोचनात्मक रूप से सोचने के लिए, यानी किसी भी वस्तु के बारे में उसकी खूबियाँ, उसकी बुराई, उसकी अच्छाइयाँ, ठीक है, उन सब पे विचार कर सकना, सभी डायमेंशंस में विचार कर सकने के लिए, ठीक है, तथा समाज के उपयोगी सदस्य बनने में सक्षम बनाती है शिक्षा। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कौशल, मूल्य, नैतिकता, सोचने समझने योग्य बनना, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास करना और समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति के रूप में निखर कर सामने आना, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शिक्षा शब्द की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत धातु शिक्ष से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना या प्रशिक्षित करना। इस प्रकार शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, मूल्य, अनुशासन और कौशल प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये जो क्लास है वो दोनों मीडियम्स के बच्चों को, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि मेरे किसी भी सहपाठी दोस्त अगर पढ़ रहे हैं किसी मीडियम से तो उन्हें दिक्कत ना हो। अब हम बात करें एजुकेशन। तो एजुकेशन लैटिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना या पोषित करना। एजुकेयर यानी बाहर निकलना, यानी आगे ले जाना। तो लैटिन शब्द जो कि दो एजुकेयर और एजुकेशर से मिलकर बना है, जिसका शब्द है व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं को विकसित करना, उसे ज्ञान, कौशल, मूल्य और मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है। तो जहाँ पर शिक्षा का अर्थ है चीजों को सीखना, शिक्षा को बच्चों में ऐसी चीजें विकसित करना जो उन्हें आगे के लिए मार्गदर्शित कर सके, ठीक, आंतरिक क्षमताओं को विकसित करना तथा उसे ज्ञान, कौशल, मूल्य प्रदान करना। ओके। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में शिक्षा का अर्थ। ठीक है। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो शिक्षा वास्तव में समाज की आत्मा की भांति है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। ये जो महत्वपूर्ण लाइन है वो किसकी है? जी चेस्टरटन। ठीक है। शिक्षा वास्तव में समाज की आत्मा की भांति है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ओके। शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है। हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है और बाहरी वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। फ्रोगल का। ये सारे कथन मैं यहाँ पर इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षा वो आधारभूत आवश्यकता है जो व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता के लिए विकास, समानतापूर्ण एवं न्यायपूर्ण की समाज की स्थापना और राष्ट्रीय प्रगति के लिए अनिवार्य है। ये बात कहाँ पर की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? पहली शिक्षा नीति आई थी 1967 में। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 में। और तीसरी कब आई? 2020 में। बीच में 1992 में राष्ट्रीय कार्य योजना आई थी, जो कि 1986 की शिक्षा नीति से जुड़ी थी। तो अब तक मुख्यतः 3 शिक्षा नीतियां आई हैं, इसमें से आखिरी शिक्षा नीति 2020 में। 2020 में जो शिक्षा नीति आई उसमें ये चीजें बताई गई हैं कि शिक्षा एक आधारभूत आवश्यकता है, बेसिक नीड है, जो व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता के लिए विकास, समानतापूर्ण एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना और राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। अब अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में प्रारंभ में भारत सरकार, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के स्रोत की अगर बात करें तो लगभग 70 से 80% जो पार्ट है भारतीय संविधान का, ठीक है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा को प्रांतीय सूची में रखा गया था, यानी शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों के पास था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1950 के संविधान में भी शिक्षा राज्य सूची में ही रही। लेकिन देश भर में शिक्षा की नीति में एकरूपता लाने और केंद्र सरकार को भी शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार देने के लिए इसमें संशोधन किया गया। और ये संशोधन कब किया गया? ये संशोधन 1900 कब किया गया? 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समर्थी सूची से में हस्तांतरित किया गया। पहले किसमें थी? राज्य सूची में। अब समर्थी सूची में आने से
केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं शिक्षा के संदर्भ में, लेकिन टकराव की अगर कोई स्थिति होती है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, जैसा कि संविधान में लिखित है। इस प्रकार शिक्षा को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में डाला गया। ओके, तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस वजह से बैकग्राउंड को कवर करने के लिए मैंने इस चीज को शामिल किया। प्राचीन भारत में शिक्षा की जो पद्धति थी वो गुरुकुल प्रणाली थी, जहाँ पर विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे। वेद, दर्शन, कला, युद्ध कला, जीवन कौशल ये सब सीखते थे, पढ़ते थे। और मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों द्वारा मकतब, मकबरे, मदरसे स्थापित किए गए, जहाँ धार्मिक और लौकिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला गया, भारत स्वतंत्र देश बना, यहाँ पर और तरीके से शिक्षा की पद्धति विकसित हुई। और भारत में आज़ादी के बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1968 में आई, जिसे कोठारी आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया गया था। इसमें समान शैक्षिक अवसर और 3 भाषा सूत्र पर जोर दिया गया था। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार ने दूसरी नीति लागू की, जिसमें विभिन्न समितियों की सिफारिश के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। वयस्क शिक्षा शिक्षा पर बात की गई और महिला शिक्षा को इसमें इसमें प्रमुखता दी गई। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी वर्तमान की शिक्षा नीतियां हैं, विशेषकर 1968 के बाद की जो शिक्षा नीतियां हैं, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से व्यापक हैं